ये फिल्म कारगिल युद्ध के दौरान हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में युद्ध के कुछ हिस्सों का नाटकीय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दर्शक कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इन पर्वतों के बीच से गुजरती है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। दो परमाणु ताकतें हर वक्त हथियारों से लैस, एक दूसरे पर घात लगाए हुए। मई 1999, द्रास। मई 1999, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। युद्ध में भारत ने अनगिनत लड़ाइयां जीती हैं। ये कहानी है उन्हीं में से एक जीत की और कुछ खास नौजवानों की, जिन्होंने सीमा पर अपनी दिलेरी और बलिदान से एक मिसाल कायम की। वीरता और विजय। चौदह मई 1999, कक्सर 15,000 फुट। भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट। 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया इस इलाके में गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें इस इलाके में घुसपैठ की खबर मिली है। उस भारतीय टुकड़ी को भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानियों ने घेर लिया। ये भीषण मुठभेड़ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के लिए मुश्किल साबित हुई। उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो युद्ध के हर नियम और समझौते का उल्लंघन था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। जब हमें उनकी बॉडीज वापस मिली तो वो बहुत बुरी तरह विकृत थी। उन्हें काफी टॉर्चर किया गया था और उसी वक्त मामला बिगड़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे हमें इस तरह के सबूत मिलने लगे कि ये लोग न तो मुजाहिदीन हैं और ना ही जिहादी। ये सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेंड जवान हैं, जिन्हें भारी भरकम हथियारों के साथ हेलीकॉप्टर का भी सपोर्ट मिला है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन बदर पर काम शुरू कर दिया। मुजाहिदीन के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के 160 किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि द्रास, मशको वैली, कक्सर, बटालिक और सब सेक्टर वेस्ट। ऐसा करने में उन्हें महीनों लगे। सर्दी के दिनों में हमारी सेना ऊंचाई से नीचे की तरफ आ जाती थी। ना वहां गश्त होती थी, ना ही निगरानी रखी जाती थी। और इन्हीं दिनों का फायदा उठाकर पाकिस्तानियों ने उन जगहों पर कब्जा जमा लिया। दुस्साहसिक कदम उठाते हुए दुश्मनों ने प्रमुख ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया, जहां से नेशनल हाईवे पाने पर नजर रखी जा सकती थी। ये इकलौती सड़क है जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। और उस पर हमले शुरू हो गए। अब सैन्य बल से जवाब देने का वक्त आ गया था। हमने फैसला किया और कोड नेम रखा ऑपरेशन विजय। फिर हमें सरकार से भी इस पर अमल करने की इजाजत मिल गई। ये वो वक्त था जब हमने फैसला किया कि अब हमें नए नियम बनाने पड़ेंगे। ऑपरेशन विजय की शुरुआत हो चुकी थी। इसका नाम मिशन के मकसद पर रखा गया था, विजय किसी भी कीमत पर।
पूरी दुनिया की नजर कारगिल पर टिक गई। भारत को संभल कर कदम उठाना होगा। एक ही शर्त थी कि हमारी सेना LOC को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता था। नियंत्रण रेखा की गरिमा को फिर से स्थापित करने का और उन जगहों को वापस लेने का वक्त आ गया था जो भारत की थी, और वो भी एक एक करके। ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में भारतीय खेमे को जान माल का ज्यादा नुकसान पहुंचा था। सबसे ज्यादा नुकसान उस दल को पहुंचा था जो टोलोलिंग में लड़ रहा था। टोलोलिंग की लड़ाई 3 जून 1999, 15,000 फुट ऊंची द्रास सेक्टर टोलोलिंग। दुश्मनों के कब्जे वाली ये चोटी सबसे बड़ा खतरा था नेशनल हाईवे 1A के लिए। ग्रेनेडियर्स ने अपने कुछ बेहतरीन सिपाही खो दिए। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमारे पास कोई पक्की सूचना नहीं थी कि दुश्मन आखिर है कहाँ, उनकी संख्या कितनी है, उनके पास कैसे हथियार हैं। तो जब भी हमारे सैनिक आगे बढ़ते, दुश्मन उन पर बुरी तरह से हमला करते और उनका मिशन बुरी तरह से फेल हो जाता। तो जाहिर है ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी, ज्यादा हथियारों की जरूरत थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि जब तक हम पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं, हम हमला नहीं करेंगे। बड़ी तोपें लाई गई। पूरे देश की नजर हम पर थी। बहुत कुछ दांव पर लगा था। अब सब कुछ इंडियन आर्टिलरी पर निर्भर था। तोपें ताकतवर तो थीं, पर इन दुर्गम इलाकों में उनकी तैनाती बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती थी तोपों को वहां तक पहुंचाना, फिर ऐसी कोई जगह चुनना जहां से उन्हें डिप्लॉय किया जा सके, और तीसरा कि उनमें एम्यूनेशन कैसे भरा जाएगा। अगर तोपें लेवल प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई तो गोले सही निशानों पर नहीं गिरेंगे। लेकिन भारत के गनर्स हार मानने को तैयार नहीं थे। एक तरफ जहां इंडियन आर्टिलरी भीषण आक्रमण के लिए तैयार थी, वहीं इंडियन इन्फेंट्री यूनिट 2 राजपूताना राइफल्स दुश्मनों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। आखिर वो पल आ गया। इंडियन आर्टिलरी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद ही हमने ट्रांसमिशन में पाकिस्तानियों की आवाज सुनी कि हमें बचाओ, यहाँ कहर बरस रहा है। और फिर आवाजें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि दुश्मनों पर छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब बरस रहे थे। वक्त आ गया था कि पैदल सैनिक आगे जाकर अपने काम को अंजाम दें, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वहां से आगे बढ़ें जहां दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे रास्ते से जाएं जो इतना जोखिम भरा हो कि दुश्मन उसकी उम्मीद भी ना करे। एक साहसिक फैसला लिया गया, दोनों तरफ से आगे बढ़ने का। भारत ने जीत का पहला स्वाद चखा। मेरे ख्याल से टोलोलिंग की लड़ाई के बाद हालात हमारी तरफ होने लगे। वहां जीत हासिल करने के बाद हमें यकीन हो गया कि हाँ, हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। टोलोलिंग को आजाद करने के बाद द्रास में काफी जगहों पर भी लड़ाइयां छिड़ गईं। पूरी LOC में भारतीय तोपें गोले बरसा रही थीं। हर एक कब्जे वाली चोटी पर सटीकता से गोले बरसाए जा रहे थे। उन्हीं में से एक चोटी का नाम है टुरटुक। 18,000 फुट की ऊंचाई और लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर।
ये जगह 11 राजपूताना राइफल्स के लिए ग्राउंड जीरो बनी हुई थी। कैप्टन हनीफुद्दीन और उनके साथी भीषण हमले का सामना कर रहे थे। इस नौजवान ने खुद को निशाना बनाकर दुश्मनों की गोलियों का रुख अपनी ओर किया ताकि उसके साथी बचकर निकल सके। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और उन्हें घेर कर गोलियों से भून दिया गया, मगर उनके साथी बचकर निकल गए। कैप्टन हनीफुद्दीन ने टुरटुक की चोटी की उस लहूलुहान ढलान पर अपनी जान दे दी। जून 1999 तक भारत ने इन इलाकों को भी वापस जीत लिया। भारत का तिरंगा फिर से इन चोटियों पर लहराने लगा। जीत से ज्यादा किसी बात से हिम्मत नहीं मिलती। इसके बाद हमारा भरोसा बढ़ गया और दुनिया को एक संदेश मिला कि बस अब कुछ ही वक्त की बात है। लेकिन अभी कुछ और मुश्किल लड़ाइयां इंतजार कर रही हैं। 16,000 फुट ऊंचे इस बर्फीले रेगिस्तान में दुश्मनों ने 4 महत्वपूर्ण टीलों पर कब्जा जमा रखा है। इन सब में सबसे अहम है खलुबार, जो भारतीय सेना को पाकिस्तानी खेमों में सेंध लगाने में मदद करेगा और जो भारतीय हमलों का तीसरा केंद्र बनेगा। खलुबार की लड़ाई 3 जुलाई 1999, बटालिक सेक्टर खलुबार। 11 गोरखा राइफल्स को खलुबार की चोटी तक पहुंचना है। लेकिन भारी गोलीबारी की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। जिन बंकर्स से दुश्मन इन पर हमला कर रहे हैं उन्हें ध्वस्त करना होगा। इसका बीड़ा उठाया 24 वर्षीय कैप्टन मनोज पांडे ने। ये एक सुसाइड मिशन था। आगे बढ़ने का रास्ता तो खुल गया, लेकिन एक छिपे हुए बंकर से उन्हें गोली मार दी गई। कैप्टन पांडे ने खलुबार की चोटी के कुछ फासले की दूरी पर ही अपनी जान दे दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ज्यादातर दुश्मनों को मार गिराया था। बाकियों को उनके साथियों ने ढेर कर दिया। एक सिपाही के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। कौन सी बात उसे मोटिवेट करेगी, कौन सी बात उसमें जोश भर देगी, कौन सी बात से उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो खुद अपनी मौत के सामने खड़ा हो जाए। द्रास से मश्को और बटालिक से टुरटुक, हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही थी। पॉइंट 4875 उनके कब्जे में रह गई आखिरी चोटी है। ये एक आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जहां से वो अपने कमांडर्स और वॉर रूम्स पर नजर रखते हैं। कैप्टन अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट की एक पलटन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हें पॉइंट 4875 की इन बहुत ही मुश्किल चढ़ाइयों से काफी सूझबूझ के साथ हमला करना होगा। भारी हथियारों से लैस दुश्मनों के 4 बंकर किसी अभेद दीवार से कम नहीं थे, लेकिन 24 वर्षीय कैप्टन नैयर को रोक पाना असंभव था। चार में से 3 बंकर्स को तबाह कर दिया गया, पर गोला बारूद कम हो रहा था और उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। कैप्टन अनुज नैयर लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान ने उनके साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कैप्टन अनुज नैयर के इस बलिदान की वजह से ही अब पॉइंट 4875 का ज्यादातर हिस्सा हमारे पास था, पर इसकी चोटी अभी भी दुश्मनों के कब्जे में थी। पूरे देश में भारतीय सेना के एक नौजवान अफसर के चर्चे हो रहे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट 13 J&K राइफल्स अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनके निशाने पर है पॉइंट 4875 की चोटी। वहां तक पहुंचने के लिए कैप्टन बत्रा और उनके साथियों को एक संकरी से चट्टान से गुजरना होगा।
दूसरी तरफ हैं दुश्मन, जिनकी संख्या का अंदाजा तक नहीं है। अपने साथियों की जान की परवाह करते हुए कैप्टन बत्रा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें कोड नेम शेर शाह ऐसे ही नहीं दिया गया। ज्यादा दुश्मन और सीमित गोला बारूद होने के बावजूद ये शेर अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जब गोलीबारी बंद हुई तो उनके साथी आगे बढ़े, जहां चारों तरफ दुश्मनों की लाशें बिछी हुई थी। 4875 की चोटी पर अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। इस जीत का सेहरा जाता है कैप्टन बत्रा की जांबाजी को। भारत के इस जवाबी हमले ने पाकिस्तान के ऑपरेशन बदर को धूल में मिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें बीच बचाव करने लगीं। वाजपेयी सरकार पर काफी दबाव था, तो उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। नवाज शरीफ को खास तौर पर वॉशिंगटन डीसी बुलाया गया था। 4 जुलाई की तारीख थी, वो दिन जब पूरा अमेरिका छुट्टी मनाता है। व्हाइट हाउस में नवाज शरीफ की मुलाकात बिल क्लिंटन से हुई थी और उन्हें लगभग इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि कारगिल में सब पाकिस्तानी आर्मी ने किया है और उनसे जल्द पीछे हटने को कहा। राजनीतिक गलियारों से दूर यहां एक भीषण लड़ाई छिड़ने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। टाइगर हिल की लड़ाई 17,000 फुट पर द्रास सेक्टर में टाइगर हिल्स सभी चोटियों से ऊंची है। यहां से मशकों की वादियां नजर आती हैं और ये नेशनल हाईवे 1 से इतना नजदीक है कि रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहम हो जाता है। उनकी तरफ से सोचिए, उन्हें उतनी ऊंचाई तक गोला बारूद पहुंचाना है, पीने का पानी वहां तक ले जाना है, वहां पर बने रहने और लड़ने के लिए हर जरूरी चीज उन्हें वहां उतनी ऊंचाई तक ले जानी है। रणनीति है छल नीति। प्लान ये था कि दुश्मन पर हर संभव मोर्चे से हमला किया जाए और इस अचानक हुए हमले से दुश्मन को चौंका कर उन पर जीत हासिल की जाए। लेकिन चुनौती थी चट्टानों की लगभग सीधी चढ़ाई। ये मिशन 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपा गया। 19 साल का ग्रेनेडियर योगिंदर यादव उस दल का हिस्सा है जिसने उस चोटी पर पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता चुना। चोटी के नजदीक उन्हें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कितने ही बहादुरों की तो सिर्फ गिरने से ही मौत हो गई। गोलियों से छलनी ग्रेनेडियर यादव मरने का नाटक करने लगा। उसे इंतजार था सही मौके का और मौका मिलते ही उसने हमला कर दिया। इस जाबाज आमने सामने की मुठभेड़ में उसने 6 दुश्मनों को मार गिराया और ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गया। इस जीत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन 8 जुलाई 1999 को
टाइगर हिल फिर से भारत के कब्जे में आ चुका था। हार और जीत सब एक सैनिक के हाथ में होता है, जज्बा बंदूक में नहीं, उसे चलाने वाले में होना चाहिए। और यहाँ भी इन यंग ऑफिसर्स की हिम्मत और जज्बे की वजह से हम हर फ्रंट पर जीत हासिल कर पाए। आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास के सभी पोस्ट को आजाद कर लिया। 26 जुलाई को मैंने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो हमने पूरी कर दी है। हमें अपने मिशन में सक्सेस मिली और हमने लड़ाई जीत ली। दुश्मन के कब्जे में गए जमीन के हर टुकड़े को वापस जीत लिया गया। मिलिट्री फ्रंट में आज भी हमसे लोग पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमने उस इलाके को दुश्मन से कैसे आजाद कराया। और हमारी मिलिट्री के लिए उनके मन में जो रिस्पेक्ट थी वो इसके बाद और बढ़ गई। शांति की कोशिश में पूरी दुनिया लगी थी, लेकिन आखिरकार इसे कायम किया भारतीय जवानों ने। पूरे देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की लहर उठ गई थी। लड़ाई से खून खराबा, दर्द, तकलीफें, सब कुछ मिलता है, लेकिन उस लड़ाई के बाद मन में एक सुकून था कि हमने दुश्मनों को खदेड़ दिया था। उस वक्त सबकी यही सोच थी। भारत ने कारगिल युद्ध को जीत तो लिया, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाकर। एक तरफ तो आपको खुशी है कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ माहौल बहुत ही गमगीन भी था, क्योंकि हमने बहुत सारी जानें गंवाई थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं हम उन सब से इमोशनली जुड़े हैं। आखिरकार वो हमारे साथी थे और आदेशों का पालन कर रहे थे, एक आवाज पर जान दे रहे थे। तो जो कुछ भी हुआ और इतनी जो जिंदगियां गई, इन सब की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होती है और इस पहलू को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। भारत ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया कैप्टन मनोज कुमार पांडे को, ग्रेनेडियर योगिंदर सिंह यादव को और कैप्टन विक्रम बत्रा को। .4875 का नाम बदलकर बत्रा टॉप रख दिया गया। कैप्टन अनुज नैयर को महावीर चक्र दिया गया। कैप्टन हनीफुद्दीन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और जिस जगह वो शहीद हुए थे उसे नाम दिया गया सब सेक्टर हनीफ। और भी बहुत से सिपाहियों ने इस लड़ाई में वीरता दिखाई है, जिसमें से कई कारगिल लड़ाई के बाद वापस लौटे ही नहीं। अपने देश के लिए 500 से भी ज्यादा भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और करीब 1300 से भी ज्यादा घायल हुए। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 22-24 साल की उम्र के कुछ असाधारण नौजवान अफसर और सिपाहियों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। चाहे उनका जिक्र हो या ना हो, वो हमेशा हमारे हीरो रहेंगे और देश का हर नागरिक हमेशा इनका ऋणी रहेगा। भारतीय इतिहास में ये सिर्फ पात्र भर नहीं है, बल्कि वो वीर हैं जिनकी कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी।